हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, द्वितीय दौर की ये आखिरी और अंतिम क्विज प्रतियोगिता है दोस्तों, जो रखा गया है बायोलॉजी विषय से, जीव विज्ञान से। दोस्तों, आप इसमें जिस तरह से आप अन्य क्विज में अपनी भागीदारी निभाए हैं, इसमें भी अपनी भागीदारी निभाएं। दोस्तों, आप वीडियो को भगा भगा के नहीं देखिए, और आप मुझे लगता है कि आप भगा भगा के देखते हैं और केवल क्वेश्चन देखते हैं और सटाक से उसका कमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन में त्रुटि हो जिसे मैंने सुधारा हो। तो आप त्रुटि रहित क्वेश्चन का आंसर देंगे, ना कि त्रुटि सहित। त्रुटि वाले क्वेश्चन का जब आप आंसर देते हैं तो आपको कम नंबर आता है कि नहीं दोस्तों? क्योंकि आप गलती जवाब दे देते हो। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप पूरा वीडियो को देखें और तब कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। और ये क्यूज़ जो है नीट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आज तक के नीट में पूछा जा चुका है और अन्य एग्ज़ाम में पीपीएससी, यूपीएससी, खास के यूपीएससी, इन सभी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मेरा मकसद है कि आपको एकदम डीपली नॉलेज हो और एकदम कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सको, ठीक है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप भगा भगा के मत देखिए और पूरे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पर त्रुटि हो जिसे मैंने यहाँ पर दूर किया हो बोल के। मैं अपने वॉइस के माध्यम से उसे दूर किया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही आपको पता ही है कि उसका क्या रूल है, आपको कल तक जो है कमेंट करना है। अगर नहीं, आप जब भी देखते हैं आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं क्यूज की ओर। आपको कल 25 तारीख है, कल 25 अप्रैल 2020 के सुबह 8 बजे तक कमेंट देना है। लेकिन आपके लिए यह क्वेश्चन केवल 25 तक ही नहीं है, ये आपको लाइफ टाइम क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, कि ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और यदि आपका लक्ष्य कुछ आप बना के चलते हो तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। और सफलता की कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, लॉन्ग कट ही होता है दोस्तों। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। साथ ही यदि आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना है तो कुछ वीडियोस हमारे देखने होंगे जिससे सटीक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो में मैंने चर्चा किया कि ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, और उसी तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा भी है दोस्तों, ठीक है। खास के केंद्रक से आप देख लीजिए, केंद्रक वाली वीडियो है हमारी, उससे ही 8-9 क्वेश्चन है। फिर फ्लैजिला वाली, उसके बाद कोशिका द्रव्य वाली, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया वाली क्वेश्चन, कोशिका की खोज से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी वीडियो कम से कम 5-6 वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो इस क्यूज़ में आपको 100% मार्क आएगा, 100% मार्क आएगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं और उनसे जब बात होती है, वो यही बताते हैं कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा और जिससे क्यूज़ जो है हमारा बिल्कुल आसान हो गया, और क्यूज़ के सारे क्वेश्चन हमने बेहद ही आसान तरीके से और कम समय में बना लिया दोस्तों। यदि आपके पास हमने तो बहुत समय दिया है, यदि आपने नहीं देखा फिर भी आप अभी भी देख सकते हो दोस्तों। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही नहीं है, अब आपको ढूंढना है इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है दोस्तों? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन बी, स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी, विर्चो ने व्याख्या की कोशिका का निर्माण उनकी पूर्व कोशिकाओं से होती है। ऑप्शन डी, एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक ही कोशिका के भीतर करते हैं। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा लगता है जो सही नहीं बोल रहा? ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है? ऑप्शन ए, जीवाणु किण्वन से।
ऑप्शन बी पुरानी कोशिकाओं की पुनरुत्पादन से, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्व स्थित कोशिकाओं से, ऑप्शन डी अजैविक पदार्थों से, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको ये इन ऑप्शन को देखते हुए नई कोशिका की उत्पत्ति के बारे में सही ऑप्शन को चुनना होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सही को ढूंढना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए में चलते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? सभी सजीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाई जाती है। ऑप्शन बी जंतु व पादप कोशिका में स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक में झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं। ऑप्शन डी कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थों के नए सिरे से होता है, ठीक है दोस्तों। इनमें से आपको चुनना है सही विकल्प। कौन से विकल्प सही बोल रहे हैं उसको ढूंढना है दोस्तों। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम द्वारा किए गए कार्य को पहचानिए। मीसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या कार्य करता है उसको पहचानना है दोस्तों। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक। ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी डीएनए प्रतिकृति में सहायक, यानी डीएनए रिप्लिकेशन में सहायक, डीएनए का कॉपी करने में सहायक, ठीक है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इनमें से सभी इसका मतलब हुआ, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होते हैं। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होने वाले कोशिकांग का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ऑप्शन सी हरित लवक और राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, पोलिसोम के क्या कार्य है? पोलिसोम के क्या कार्य है? ऑप्शन ए प्रोटीन सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन बी समान पॉलीपेप्टाइड की बहु प्रतिलिपियों का निर्माण। यहाँ पर ये हो गया इसका मतलब कि समान एक जैसे पॉलीपेप्टाइड के बहुत सारे कॉपी करना, ठीक है। ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन बी स्लाइडेन व स्वान, ऑप्शन सी सिंगर व निकोलसन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट क्या है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, ऑप्शन बी हरित लवक की आंतरिक झिल्ली, ऑप्शन सी पादप कोशिका की रसधानी पर पाई जाने वाली एकल झिल्ली, ऑप्शन डी पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, निम्नलिखित लक्षणों में एक लक्षण हरित लवक को माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न करता है, यही विकल्प चुनिए। इसका मतलब हो गया कि 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और हरित लवक में भी है, और एक ऑप्शन जो है वो अलग है जो कि केवल हरित लवक में है, यानी आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है झिल्ली का दोहरी सतह में उपस्थित होना, ऑप्शन बी राइबोसोम की उपस्थिति, ऑप्शन सी थाइलाकॉइड की उपस्थिति, और ऑप्शन डी डीएनए की उपस्थिति। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है दोस्तों, पादप चालनी नलिका कोशिकाओं तथा अधिकांश
स्तनी लाल रुधिर कणिकाओं में समान विशिष्ट लक्षण है। समान विशिष्ट लक्षण कहने का मतलब कि पादप की जो चालनी नलिका यानी सीव ट्यूब की कोशिकाएं हैं तथा मानव या अन्य स्तन्य कहने का मतलब मैमल्स के जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं आरबीसी है उसमें क्या विशिष्ट समानता का लक्षण है। ठीक है, चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। और ऑप्शन डी, केंद्र की अनुपस्थिति, अब्सेंट। ठीक है, अब्सेंटी यहाँ पर है, न्यूक्लियस की अब्सेंटी यानी केंद्र की अनुपस्थिति। तो आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है। ठीक है दोस्तों बता दें कि आप पूरे वीडियो को देखिए तब जाके आप सही आंसर का चयन कर पाएंगे। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपकी परिश्रम रंग लाए और अच्छे नंबर लाए आप, और जब परिश्रम हार्ड होता है तभी सफलता मिलती है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है कि मत पूछिए। और कंपटीशन के दौर में आप पीछे रह जाओगे अगर हार्ड वर्क नहीं होगा तो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर आप भगा के देखते हैं वीडियो ना तो फिर हमारा इतना बोलना व्यर्थ जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारी मेहनत व्यर्थ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बायोलॉजी से अगर पूछते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित आरेख, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित आरेख माइटोकॉन्ड्रिया अनुदैर्ध्य काट में विभिन्न भागों को दर्शाता है। इनमें ए से ई तक संरचना पहचानिए। आप फिगर को देख रहे होंगे दोस्तों, ये फिगर में आपको देखना है ए बी सी डी ई किस चीज़ को दर्शाता है। जिस प्रकार से ऑप्शन ए में आप देखिए लिखा हुआ है कि ए, ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए जो है वो दर्शाता है बाह्य झिल्ली। ऑप्शन बी दर्शाता है भीतरी झिल्ली। ऑप्शन सी दर्शाता है अधात्री यानी मैट्रिक्स। ऑप्शन डी दर्शाता है अंत झिल्ली अवकाशिका, सॉरी झिल्ली अवकाशिका, ये झिल्ली होनी चाहिए, दिल्ली हो गई है। हाँ, दिल्ली मत जाइए अभी, दिल्ली में क्या है कोरोना वायरस ज़्यादा संक्रमित किया हुआ है लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर झिल्ली है, झिल्ली अवकाशिका। और ऑप्शन ई क्या है, क्रिस्टी, सॉरी ऑप्शन ई नहीं, यहाँ पर ई क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रिस्टी को। तो इसी तरह से ये ऑप्शन को आपको मैच कर लेना है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन जो है बहुत सही बोल रहा है दोस्तों, आप पूरी ध्यान से इस ऑप्शन को देखना और तब जवाब देना दोस्तों। ठीक है, आप फिर से इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए सतही क्षेत्रफल बढ़ती है। ऑप्शन बी सतही क्षेत्रफल को कम करती है। ऑप्शन सी इनमें तरल भरा होता है। ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 क्या है दोस्तों, वर्णी लवक में पाए जाने वाला वसा विलेय यानी फैट सोल्यूबल वर्ण क्या कहलाते हैं। यदि आप हमारा जो है प्लास्टिड वाला वर्ण लवक वाला आप अगर वीडियो देख लेते हो तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। ठीक है दोस्तों, वर्णी लवक में पाए जाने वाला वसा विलेय, वसा में घुलने वाला, वसा सोल्यूबल पिगमेंट यानी वर्णक क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी केराटिनॉइड्स, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ मतलब दोनों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर
14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, रंगहीन लवक कहलाता है। रंगहीन लवक क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरित लवक की स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा मतलब पिट्ठिका में, ठीक है, उपस्थित चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए थैलाक्वाइड, ऑप्शन बी ग्रेना, ऑप्शन सी मेजोफिल सेल, ऑप्शन डी स्ट्रोमा लेमेली, या फिर पिट्ठिका पटलिका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों यदि आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो आप पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लेंगे दोस्तों, तभी शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। कई बार इंटरनेट स्लो होने के कारण अच्छी क्वालिटी नहीं दिखती रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी की ओर क्वेश्चन सी की ओर चलते हैं। हरित लवक की स्ट्रोमा पिट्ठिका होनी चाहिए, यहाँ पर पीड़िता लिखा गया है, यहाँ बाय मिस्टेक, ये पीड़िता नहीं पिट्ठिका होनी चाहिए। ठीक है, हरित लवक की, वैसे इंग्लिश लिखा हुआ है स्ट्रोमा। ठीक है, तो हरित लवक की स्ट्रोमा में उपस्थित एंजाइम किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। तो आप यदि हरित लवक वाली वीडियो देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन असत्य बोल रहा है उसी को आपको क्या करना है, चयन करना है। ऑप्शन ए स्टोमा लैमेली ग्रेना को आपस में जोड़ती है, ऑप्शन सी थैलाक्वाइड ग्रेना की एकल इकाई है, यानी थैलाक्वाइड जो है ग्रेना की स्ट्रक्चरल फंक्शन है दोस्तों, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन सी बी हुआ तो सी होगा ना। ठीक है, ऑप्शन सी हरित लवक की स्ट्रोमा में लघु द्विलड़ीय डीएनए उपस्थित होता है। लघु मतलब छोटा, द्विलड़ी मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हरित लवक की स्ट्रोमा में छोटा द्विलड़ी मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि हरित लवक में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन झूठ बोल रहा है उसको आपको चयन करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और ये फिर से आ गया, थोड़ा सा जो है आपको सोचने वाला आ गया है। यदि आपने वीडियो देखा होगा और फिगर ध्यान से देखे होंगे दोस्तों तो शायद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तब क्वेश्चन नंबर 18, अगर आपको फिगर जो है साफ नहीं दिख रही है तो मैं कहना चाहूँगा फिर से वीडियो क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए आरेख में स्ट्रोमा की आंतरिक संरचना दर्शाई गई है, इनमें ए से डी की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर एक संरचना बनी हुई है जिसमें ए बी सी डी दिखाया गया है। सेम उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 माइटोकॉन्ड्रिया वाली थी उसी तरह से यहाँ पर भी है दोस्तों। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि ए अंतर्द्वारिका सेतु, ऑप्शन बी केंद्रीय सूक्ष्म नलिका, ऑप्शन सी जीव द्रव्य झिल्ली, ऑप्शन डी रेडियल स्पोक को ही अरीय दंड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी ऑप्शन को देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन सभी
पहचान चिन्ह ABC के बारे में सही बोल रहा है उसी को चुनना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, यह है ऑप्शन A, यह है B, यह है C और यह है D। तो कौन सा ऑप्शन सही बोल रहा है उसको आपको चयन करके कमेंट करना है दोस्तों। ठीक है, आप फिगर को ध्यान से देखकर इस प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन केंद्रक के बारे में सत्य है? ट्रू कौन सा है न्यूक्लियस के बारे में? ठीक है, तो ऑप्शन ए, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी, फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन के बारे में बताया। ठीक है, ऑप्शन सी, केंद्रक एक गोलाकार सिस्टम होता है जो केंद्रक में पाया जाता है। दोस्तों, केंद्रक यहाँ पर केंद्रिका होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं आपको कि वीडियो को जो है पूरा देखिए, कहीं पर हो सकता है माइनर सी मानवीय भूल हो चुकी हो। ठीक है, केंद्रिका यहाँ आप कर लेंगे ऑप्शन सी में। केंद्रिका एक गोलाकार सिस्टम, गोलाकार निकाय होता है जो कि केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य बोल रहा था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ निम्न में से किसके द्वारा रंजित होते हैं? तो केंद्रक वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए थी और उसको ध्यान से देखिए, वहाँ भी बहुत ही सटीक तरीके से सेम क्वेश्चन को मैंने एक बार बोल दिया है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन ए पे आते हैं, अम्लीय रंग के, ऑप्शन बी क्षारीय रंग के, ऑप्शन सी उदासीन रंग के, ऑप्शन डी आयोडीन के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्रक की संरचना के अध्ययन के लिए कोशिका सबसे उत्तम होती है जब कोशिका अंतरावस्था में होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि जब कोशिका अंतरावस्था में होती है, मतलब इंटरफेज में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? जब कोशिका पश्चिम पूर्वावस्था में होती है। ऑप्शन सी, जब कोशिका विभाजन अवस्था में होती है, जब कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोस्तों, यहाँ भी करेक्शन है, यहाँ भी माइनर सी मिस्टेक है दोस्तों। जब कोशिका, यहाँ खुशी लिखा गया है, जब कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में हो। दोस्तों, मैंने केंद्रक वाली वीडियो में एक ही कोशिका विभाजन की अवस्था की बात की है, तो वही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसमें केंद्रक की कमी होती है वे कोशिकांग है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जिसमें केंद्रक की कमी होती है वे कोशिकांग है। कौन सी कोशिकांग है? ठीक है, ऑप्शन ए स्तनधारी जीवों की रक्ताणु, ऑप्शन बी संवहनी पौधों में चालनी नलिका यानी वैस्कुलर प्लांट की सीब ट्यूब। ठीक है, ऑप्शन सी में आते हैं स्तनधारी जीवों की WBC यानी मेमल्स की WBC, और ऑप्शन डी विकल्प ए तथा विकल्प बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर और ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। असत्य युग्म चुनिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन का जो जोड़ा है वो गलत बोल रहा है या गलत मैचिंग है, देखना है आपको। ऑप्शन ए हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन, ऑप्शन बी सेंट्रोमियर प्राथमिक संकीर्ण, ऑप्शन सी काइनेटोकोर बिंदु आकार का संरचना पॉइंट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 और इस प्रकार से है, गुणसूत्र बिंदु। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हम काइनेटोकोर और यहाँ पर सेंट्रीमियर
सेंट्रोमियर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा आप कर लेते करेक्शन, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर प्राथमिक संकीर्ण यहाँ पर इसका मैचिंग है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु किसे कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर को ही कहते हैं। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? फिर से सुनिए दोस्तों, गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से देखिए दोस्तों, आ गया आपके लिए एकदम। अगर आपको फिगर याद हैं, कल ही मैंने केंद्रक का वीडियो छोड़ा था, वो वीडियो यदि आपने देखा होगा, कल की ही वीडियो है दोस्तों, और ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है नीट में, बीपीएससी में और यूपीएससी में। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सफलता यदि पानी है तो हार्ड मेहनत तो मांगता है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए चित्र गुणसूत्र को दर्शाता है। संरचनाएं ए, बी तथा गुणसूत्र के प्रकार सी को पहचानिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको फिगर अच्छी नहीं दिख रही है, मैंने यहाँ क्रोमोसोम का फिगर बनाया है, जो कि आपको यदि नहीं दिख रही है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी बढ़ा दोगे तो आपको बिल्कुल ही स्पष्ट दिखने लग जाएगा। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए है, ए बोल रहा है सैटेलाइट, बी बोल रहा है प्राथमिक संकीर्ण, सी बोल रहा है अग्र बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी बोल रहा है कि ए क्या है, सैटेलाइट है, बी क्या है, द्वितीय संकीर्ण है, और सी क्या है, मध्य केंद्रीय है। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए जो है सैटेलाइट है, बी जो है सेंट्रोमियर है, और सी जो है अंतः केंद्र है। और ऑप्शन डी को आप देख लीजिए, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि ए क्या है, सैटेलाइट है, बी क्या है, सेंट्रोमियर है, और सी क्या है, उप मध्य केंद्रीय है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही बात बोल रहा है ए बी सी के बारे में? ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं आप बेहद ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसके आरबीसी में पाए जाते हैं? आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। क्वेश्चन होगा दोस्तों इस प्रकार से कि निम्न में से किसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? निम्न में से किसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी लामा, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों। तो आपके अनुसार से दोस्तों कौन कौन से ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं, यहाँ पर केंद्रक मिसिंग था। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपने सुधार के ही आंसर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जल वियोजक एंजाइम भी कहते हैं इसे, या फिर जल अपघट्य एंजाइम भी कहते हैं। तो निम्न में से किस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, और ऑप्शन डी राइबोसोम। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं इकट्ठा की है तो सट से आप हमारे वीडियो इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और राइबोसोम वाला यदि देखते हैं तो ये क्वेश्चन तो पक्का है कि आप बना ही लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सबसे छोटी कोशिका है
तंत्रिका कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन सी में है साइनोबैक्टीरिया और डी है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा और ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले इसी बात की चर्चा किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी शरीर, ऑप्शन डी मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने फ्लैजिला पढ़ा होगा बड़ा ही उनके लिए सुनहरा अवसर और बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 9+, ऑप्शन पे मैंने कैसे, पहले तो क्वेश्चन बताया ही नहीं। क्वेश्चन है फ्लैजिला के सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट कैसे होती है? तो अरेंजमेंट कैसे होती है? 9+1, 9+2, 9+0, 9+11। तो कौन सा ऑप्शन सही बोल रहा है दोस्तों? तो ये था हमारा इस क्यूज का अंतिम और आखिरी प्रश्न, और ये दूसरे दौर के अंतिम क्यूज प्रतियोगिता थी दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी, या फिर मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो को आप देखते हैं, तो एक बार ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ कमेंट किया कीजिए, ताकि हमें लगे कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आपको इस सभी क्वेश्चन का कमेंट जो है कर देना है समय रहते ही, ताकि आप पा सकते हैं उपहार। वैसे लॉकडाउन जब ही ख़त्म होगा, आपके डाक पते पर भेज दिया जाएगा। साथ ही आप एक्टिव हो गए, अगर आप विनर होते हैं तो आपको यूट्यूब के ही कमेंट के रिप्लाई में आपको जाएगा एक मैसेज, और आपको उस पर रिप्लाई करना होगा। अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपके ही मैसेज में रिप्लाई जाएगा, आपके ही कमेंट में रिप्लाई जाएगा, और आपको व्हाट्सएप नंबर 99 73 56 97 00 पे मैसेज करना है दोस्तों। ठीक है, अपनी फ़ोटो और जो है अपना फ़ोटो और एड्रेस, या फिर आप हमें इस नंबर पे कुछ भी मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। 9973569700। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब हम आखिरी क्वेश्चन तो हो गया, और आपको यही कहना चाहेंगे कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी क्यूज़ में हिस्सा लेने का मौका मिले। साथ ही इस लॉकडाउन में अगर वो भी घर बैठे हैं, कुछ से कुछ देख रहे हैं, मोबाइल में टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, तो इससे अच्छा होगा कि वो इस टाइम का यूज कर ले। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बेहद ही अच्छा समय है दोस्तों, कह सकते हैं आप, बेहद ही अच्छा समय है। ये जो है 5वां क्यूज था हमारा, और एकदम अंतिम भी था। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।